Ali Baba. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमरदीप कुमार एंड यू वाचिंग नी टॉक्स। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और अभी तक हमने क्या देखा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को हमने देख लिया था। वहाँ पर हम फोर्स को डिफाइन भी कर चुके थे, फोर्स के यूनिट को भी देख चुके थे, डायमेंशंस को भी देख चुके थे और हमने इनर्शिया को भी समझ लिया था और इनर्शिया के टाइप को देखा और इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट को हमने देखा, उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को भी हमने देख लिया। ठीक है, बट अब बारी है इनर्शिया ऑफ मोशन को समझने का। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन तो हम डेफिनेशन पहले से ही जानते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रेस्ट पे आना नहीं चाहती है। इसकी मोशन के एबिलिटी को, मोशन को चेंज करने का इनएबिलिटी क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करते ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये मूव करने का जो टेंडेंसी है वो किसके वजह से आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आता है। तो इसमें भी कुछ अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जांपल ये हमसे कहता है कि अगर बस पे या तो ट्रेन पे, अगर कोई मूविंग बस है या तो ट्रेन है, स्टॉप करता है सडनली। ठीक है, अब यहाँ पर सडनली और स्लोली में ध्यान देना। सबसे पहले हम सडनली को क्लियर करते हैं, फिर स्लोली पर भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कि अगर कोई बस या तो ट्रेन स्टॉप करता है, सडनली मूव कर रहा था, सडनली स्टॉप करता है, तो ये पैसेंजर जो होता है वो इसको आगे की तरफ झटका लगता है। पैसेंजर जो होता है वो आगे की तरफ झुक जाएगा जैसे ही स्टॉप करेगा, सडनली अगर स्टॉप किया तो। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि बस मूव कर रही थी, ठीक है, या तो ट्रेन मूव कर रही थी, तो पहले पूरे सिस्टम के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, पूरे बॉडी के पास ये टेंडेंसी था कि वो मूव करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। बट जब सडनली अगर उसने ब्रेक अप्लाई किया, मीन्स कि सडनली ब्रेक लगा, तो सडनली अगर स्टॉप करता है तो क्या करता है कि जो बस के कांटेक्ट में जो पार्ट है हमारा जो बस के कांटेक्ट में पार्ट आता है वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ जाता है। बट जो अपर बॉडी पार्ट होता है उसके पास अभी भी ये टेंडेंसी होता है कि वो मूव करेगा, इसलिए क्या होता है कि हमें आगे की ओर झटका लगता है। अब ये एग्जांपल तो हम जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमने देखा था कि जैसे कि बस अभी रुकी हुई थी और जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो इंसान को पीछे की ओर झटका लगता है। उसका जस्ट अपोजिट है ये, बस चल रही है और जैसे ही बस रुकेगी तो आदमी को इस बार कैसा झटका लगेगा? आगे की ओर झटका लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि अ पर्सन हु जंप आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन्स में फॉल इन फॉरवर्ड। देखो क्या होता है कि एक पर्सन कोई गाड़ी से या तो ट्रेन से अगर जंप मारता है, कोई मूविंग ट्रेन से या तो कार से या तो किसी भी व्हीकल से अगर जंप मारता है तो वो आगे की तरफ फॉल डाउन करता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो बस पे था या तो ट्रेन पे था तो उसके पास क्या था, क्योंकि ट्रेन मूव कर रहा था उसके साथ तो वो भी मूव करेगा, तो उसके पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन था, उसके पास मूव करने का टेंडेंसी था हर एक बॉडी पार्ट पे। ठीक है, बट जैसे ही वो जंप करता है तो जंपिंग में होता क्या है? जैसे ही जंप किया सरफेस के कांटेक्ट में आया। अब सरफेस तो मूव कर नहीं रहा है, सरफेस तो किस पे? रेस्ट पे। इसीलिए जो हमारा बॉडी पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में आया वो तो उसके पास तो इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया। ठीक है, बट जो अपर बॉडी पार्ट है उसके पास अभी भी टेंडेंसी होता है कि वो आगे की तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, और वही टेंडेंसी जो होता है वो उसको आगे की तरफ लेके जाती है। ठीक है, सो दैट कि जंपिंग फ्रॉम ट्रेन जो होता है वो रिस्की क्यों होता है? ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। अब ये देखो कि तीसरा एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे कि क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर जो होता है वो बॉल को थ्रो करने से पहले क्या करता है? कुछ दूर पहले दौड़ता है। ठीक है, अ बॉलर रन विथ अ बॉल बिफोर थ्रोइंग इट सो दैट हिज स्पीड ऑफ द रनिंग गेट एडेड टू द स्पीड ऑफ ए बॉल। देखो हम इसको फील भी कर सकते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, एक बार बॉल को डायरेक्ट थ्रो करेंगे और एक बार क्या होगा कि हम कुछ दूर पहले रन करेंगे और फिर जो होता है वो बॉल को थ्रो करेंगे। तो सेकंड कंडीशन जो हमारा होगा जिसमें कि हम पहले कुछ दूर दौड़ेंगे और फिर बॉल को थ्रो करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा बॉल जो होता है वो ज्यादा दूर तक जाएगा और ज्यादा स्पीड से जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो जब बॉलर बॉल को फेंकने से पहले कुछ दूर जब दौड़ा
तो दौड़ने से क्या हुआ कि पूरे बॉडी में और उसके हाथ में जो बॉल है उसके पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, मोशन का टेंडेंसी उस बॉल के पास पहले से ही आ गया, ठीक है। तो जब फेंकेगा फोर्स तो लगाएगा, तो जब फेंकता है फोर्स लगाता है तो जो बॉल होता है उसके पास जो होता है वो स्पीड उसका बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो कि हम एक बॉल को डायरेक्ट फेंक रहे हैं और एक बॉल को कुछ दूर रन करके अगर फेंक रहे हैं तो फेंकते समय फोर्स तो दोनों में लगाएंगे, बट जो सेकेंड कंडीशन में जहां पर कि हम दौड़ के कुछ दूर पहले हम दौड़ेंगे और फिर बॉल को फेंकेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जब हम फेंकेंगे, जब हम बॉल को थ्रो करेंगे तो हमारे बॉल के पास पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और फोर्स तो उस पर लगा के हम फेंकेंगे, इसलिए उस बॉल पे क्या होगा, उस बॉल का स्पीड जो होता है वो मींस कि हमारा जो स्पीड होगा रनिंग का, हम जिस स्पीड से दौड़ेंगे वो जो होता है उस बॉल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, गेट एडेड टू द स्पीड ऑफ अ बॉल, ठीक है। यहाँ पे बी होना चाहिए, बी एड, ठीक है। तो ये था, ये भी जो था वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल और भी अच्छा है और इसी से कनेक्टेड है। देखो कि एथलीट जो होता है वो, ठीक है, लॉन्ग जंप से हाई जंप से पहले या तो लॉन्ग जंप से पहले, ठीक है, हाई नहीं होगा लॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो इसको समझते हैं तो फिर पता चलेगा क्यों। एक एथलीट जो होता है वो रन करने से पहले, ठीक है, लॉन्ग जंप वाले एथलीट जो होते हैं वो रन करने से जंप करने से पहले कुछ दूर क्या करते हैं, दौड़ते हैं पहले। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो सेम कंडीशन यहां पर भी है, सेम सिचुएशन यहां पर है। अगर कुछ दूर वो दौड़ेंगे तो उनके बॉडी के हर एक पार्ट जो होता है वो जंपिंग के टाइम में उनके बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो उसके पास मोशन का टेंडेंसी आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा। तो जैसे ही वो हवा में, जैसे मतलब वो जंप करेगा तो हवा में भी उसके पास क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास एक वेलोसिटी होगा जो कि उसको ज्यादा दूर तक लेके जाएगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जैसे ही हमने फेंका, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर बॉल फेंका था तो बॉल का जो रनिंग मैन था, ठीक है, जो बॉलर था उसका स्पीड जो था वो बॉल में ऐड हो गया था। यहाँ पर क्या होगा, जो एथलीट जो कि रन कर रहा है, जैसे ही एट द टाइम ऑफ द जंपिंग के समय पर क्या होता है कि जो मैन दौड़ रहा था तो वो दौड़ते समय क्या हुआ कि उसके पूरे बॉडी के पास मोशन का टेंडेंसी आ गया। अब वो जब जंप किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही कुछ था, ठीक है, और इसलिए वो जो था वो आगे दूर तक जाएगा। देखो अगर एक लॉन्ग जंप करना होता है किसी भी एथलीट को तो उसके पास दो कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एक तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का इसके वहां लगता है, दो कॉन्सेप्ट एकदम पक्के से लगता है। लॉन्ग जंप वही सबसे ज्यादा दूर तक लॉन्ग जंप कर पाएगा जो कि जिसका कि जंप मारने से पहले स्पीड ज्यादा होगा और उसको जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल में, हम जब रेंज पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो उस एंगल पे एथलीट जो होते हैं वो अपने प्रैक्टिस को करते हैं, ठीक है, कि जब जंप करें तो उनका एंगल जो होता है वो कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैच करते हैं किसी भी एथलीट के तो उसका लॉन्ग जंप जो होगा वो अच्छा दूर तक जाएगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड है। देखो क्या एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारा यह है कि अ बॉल is thrown vertically upward in air by passenger sitting inside a मूविंग ट्रेन। देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस एग्जांपल का वो ये है कि एक पैसेंजर जो कि एक पैसेंजर जो कि एक मूविंग ट्रेन पे बैठा हुआ है वो क्या करता है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। अब देखो तो हमें यहां पे क्या पूछ सकते हैं, यहां पर तीन सवाल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि बॉल जो होता है वो पैसेंजर के हाथ में
कब गिरेगा, पैसेंजर के आगे कब गिरेगा और पैसेंजर के पीछे कब गिरेगा। मींस की पहला कंडीशन हमारा क्या है कि बॉल बैक टू पैसेंजर का कंडीशन क्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि बॉल आगे की ओर गिरे, मींस की पैसेंजर से आगे गिरे, फॉरवर्ड। और तीसरा कंडीशन यह है कि हमारा जो बॉल होगा वो पैसेंजर के पीछे गिरे, ठीक है, बैकवर्ड। बॉल फॉल बैक, दूसरा कंडीशन क्या है, बॉल फॉरवर्ड फॉल करेगा, और तीसरा यह है कि बॉल जो था वो बैकवर्ड फॉल करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कंडीशन को, तो पहला कंडीशन कब हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है। अब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि एक पैसेंजर जो कि ट्रेन, मूविंग ट्रेन पे बैठा हुआ है, वो क्या किया, एक बॉल को वर्टिकली फेंक रहा है, ठीक है। तो वो बॉल जो होता है वो वापस पैसेंजर के पास कब जाएगा। अब देखना वापस पैसेंजर के पास कब जाता है। तो जो हमारा पहला कंडीशन है कि बॉल पैसेंजर के पास जाना चाहिए, इसका कंडीशन ये होता है कि जो हमारा मूविंग ट्रेन है, ठीक है, यहां पर जो हमारा ट्रेन है, मूविंग ट्रेन, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, ठीक है। मींस का इसका वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर ट्रेन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ट्रेन का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, जैसे कि अगर ट्रेन का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब जो होता है वो बॉल जो होता है वो पैसेंजर के हाथ में जाके गिरेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो मान लो कि ये ट्रेन है, ठीक है, यहां पर हमारा पैसेंजर है, ट्रेन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब पैसेंजर के हाथ में क्या है, हमारा बॉल है, ठीक है, पैसेंजर के हाथ में क्या है, बॉल है। अब बताओ कि अगर पूरा ट्रेन जो होता है वो हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या बॉल के पास v वेलोसिटी नहीं होगा। बॉल किसके हाथ में है, आदमी के हाथ में है। आदमी कहाँ बैठा हुआ, ट्रेन पे बैठा हुआ, ट्रेन किस स्पीड से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो बॉल के पास भी तो इनिशियल वेलोसिटी v ही होगा, और ये वेलोसिटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉल को फेंकेगा, जैसे ये बॉल को, ये तो वर्टिकली फेंकेगा, फोर्स कैसा लगाएगा ये बॉल पे, जब आदमी कैसे फेंक रहा है इसको, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो बॉल के पास इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था वही फाइनल भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। मींस कि जब यहां से पर्सन जो था वो बॉल को आगे की तरफ फेंकेगा, मान लो आगे की तरफ कुछ भी वेलोसिटी से फेंक दिया, v डैश वेलोसिटी से फेंका, तब पर भी तो हवा में जब ये बॉल हवा में होगी, पहले सिचुएशन बना लेते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, मानते हैं यहां पर क्या होगा, पैसेंजर के पास हमारा फिर से जैसे बॉल था वैसे ही इसके हाथ में फिर से क्या आ गया, बॉल आ गया, ठीक है। बॉल को रेड कलर से बना देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर इसको बॉल को ऊपर फेंकना है तो ये बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। बट इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी था वही वेलोसिटी होगा, क्योंकि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें वेलोसिटी चेंज करना है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करना है उस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी हम कहाँ फेंक रहे हैं, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो हमें फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाने का जरूरत ही नहीं है। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी भी होगा। मींस कि थ्रू आउट द कंडीशन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी अब ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो था वो बॉल का घटते जाएगा, बट जो इधर वाला वेलोसिटी है बॉल का वो कांस्टेंट ही रहेगा, जो पहले था वो यहाँ पर भी रहेगा। अपर मोस्ट पार्ट पे हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचता है, वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v ही रहेगा, और फिर इसका वेलोसिटी जो होता है वो, और बॉल के, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो क्या हुआ, इसका नेट वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया,
वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो अब ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, मींस कि अब इसका वेलोसिटी जो होता है वो नीचे की ओर होगा, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी इसका वेलोसिटी क्या होगा, v ही होगा। अब यहाँ पर आते आते बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, v ही रहेगा। अब देखना क्या हुआ, ट्रेन भी वेलोसिटी से चल रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बॉल भी वेलोसिटी से चल रहा था। ट्रेन जब यहां पहुंचा तो इसका वेलोसिटी भी था, इसका वेलोसिटी भी था, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अब इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो बॉल कहां पर गिरेगा, बॉल तो पैसेंजर के हाथ में ही ना फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब देखो कि हम दूसरे कंडीशन की ओर मूव करते हैं। दूसरा कंडीशन कब पॉसिबल है, दूसरा कंडीशन हमसे ये बोला कि बॉल जो होता है वो आगे की ओर गिरा, मींस कि पैसेंजर जो होता है वो इस बार पैसेंजर के हाथ में नहीं जाके गिरा, पैसेंजर के पीछे, पैसेंजर के आगे गिरा, ठीक है। मींस कि ये हमारा ट्रेन है, ये ट्रैक है, ट्रेन कहीं यहां पर है, जब बॉल जो होता है वो ट्रेन के आगे गिरता है, ठीक है। ये हमारा पैसेंजर है, यहां पर इसने क्या किया, बॉल को फेंका, बॉल को फेंकेगा तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। बॉल का ओवरऑल वेलोसिटी कैसा होगा, जैसे ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ऊपर के पास, तो इसके पास वेलोसिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो ट्रेन है वो तो इनिशियली मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास इनिशियली v वेलोसिटी मान लेते हैं, इसके पास इनिशियली कैसा है, v वेलोसिटी है, तो बॉल के पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा वेलोसिटी होगा, v वेलोसिटी होगा। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंकना है तो फोर्स किधर लगेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसको बॉल फेंकना है तो फोर्स किधर लगाएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा। और जब ये ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इस बॉल के पास इधर भी एक वेलोसिटी आ जाएगा, जिसके कारण नेट वेलोसिटी तो हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। तो बॉल के इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते 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 मान लो कहीं यहां पर गिरा, ठीक है, यहां पर गिरा, और जब बॉल यहां पर गिरा तो हमारा पैसेंजर कहां पर है, हमारा पैसेंजर अभी ट्रेन पे बॉल के पीछे है, ठीक है। तो यही तो है हमारा दूसरा कंडीशन, ये हमारा क्या है, बॉल है, ठीक है। अब देखना ऐसा कब पॉसिबल है कि बॉल जो होता है वो पैसेंजर के आगे जाके गिरे। अब ऐसा तब पॉसिबल है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा ट्रेन जो होता है वो पीछे की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। इसकी पीछे की तरफ क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो होता है उसका पीछे की तरफ होगा। या तो हम यूं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। मींस कि ये ट्रेन के पास रिटार्डेशन है, ठीक है, पीछे की ओर एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेन के पास अगर ये ट्रेन रिटार्ड मोशन करेगा तब ये कंडीशन पॉसिबल है कि बॉल जो होता है वो पैसेंजर के आगे गिरा। अब देखना ऐसा क्यों हुआ, देखो एट द टाइम ऑफ द, जब ये थ्रो किया तो वहां पर इसका वेलोसिटी मान लो v था, तो बॉल का भी वेलोसिटी v था। अब बॉल का जब वेलोसिटी v था, अब बॉल तो इससे डिटैच हो गया, ठीक है, बॉल तो अब जैसे ही हवा में फेंका तो पैसेंजर के कांटेक्ट में तो बॉल है नहीं, तो बॉल के पास अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी फिक्स हो गया। मींस कि जो इनिशियली वेलोसिटी इसका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी क्या होगा, v ही रहेगा, इसका वेलोसिटी v रहेगा, यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी v ही रहेगा। बट देखिए ट्रेन के साथ क्या होता है, ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी v है और इस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, इसको रिटार्ड करवाएगा, मींस कि इसको पीछे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा। उस एक्सेलरेशन से क्या होगा कि ये वेलोसिटी जो था वो डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, मींस कि यहाँ पर इस पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज करेगा। मींस कि अगर इसका वेलोसिटी यहाँ पर v है तो यहाँ पर ट्रेन का वेलोसिटी जो होता है वो v नहीं रहेगा, v से चेंज होके v डैश हो जाएगा, और ये v डैश जो होता है वो लेस देन v होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि इसके पे पीछे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन है पीछे की ओर, तो ये तो वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। तो वेलोसिटी जो होता है वो हर टाइम डिक्रीज करते 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 जो होता है वो v डैश तक पहुंच गया। इसका मतलब v डैश का वैल्यू जो होता है वो v से क्या है, कम है। अब यहाँ पर ये देखना कि अगर वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है, मींस कि वेलोसिटी कम हो रहा है, तो सेम टाइम के लिए अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो सेम टाइम के लिए
इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और ट्रेन से ज़्यादा है, ठीक है, ट्रेन से क्या है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और हमारा ट्रेन जो होता है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसका स्पीड जो होता है वो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, ओके, जबकि स्पीड जो इसका कांस्टेंट है और ट्रेन से ज़्यादा भी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंड कंडीशन। जबकि बॉल जो होता है वो पैसेंजर के आगे जाके गिरेगा, तो बॉल जो होता है वो पैसेंजर के आगे जाके तब गिरेगा जब ट्रेन हमारा रिटार्ड करेगा, बैकवर्ड, ठीक है। जब ट्रेन के पास जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा, तब हमारा जो बॉल है वो पैसेंजर के आगे जाके गिरेगा, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट लगा के हम बॉल बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे गिरेगा इसको भी समझ सकते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन कैसे गिरेगा इसको समझना और भी आसान है। देखो क्या होगा, ट्रेन है, ट्रेन पे पैसेंजर बैठा है, तो जब ट्रेन पे पैसेंजर बैठा और उसके हाथ में बॉल है, तो बॉल का वेलोसिटी वही होगा जो ट्रेन का होगा, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे पैसेंजर ने क्या किया, बॉल को फेंका, तो जब फेंका तो उस समय जो ट्रेन का वेलोसिटी था वही वेलोसिटी बॉल के पास भी था। अब क्या किया, ट्रेन जो था वो एक्सेलरेट करना शुरू किया, मींस कि ट्रेन जो था अपना स्पीड बढ़ा रहा है। अब ट्रेन अपना स्पीड तो बढ़ा रहा है, बट बॉल जो था वो क्योंकि पैसेंजर के कांटेक्ट में नहीं है, तो बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, बट ट्रेन अगर आगे किया एक्सेलरेट करेगा, इसकी इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो वेलोसिटी ट्रेन का हमेशा इंक्रीज करते ही जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ट्रेन का हमेशा इंक्रीज करते ही जाएगा तो एट द सेम टाइम में जो बॉल होगा वो ट्रेन से कम डिस्टेंस कवर करेगा और बॉल जो था वो कहीं पैसेंजर के बैकवर्ड जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये था हमारा 3 कंडीशन, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो यहां पर इसके हमने अभी क्या देख लिया, इसके इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को देखेंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मान लो कोई मूविंग बॉडी है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का, डायरेक्शन को चेंज ना करने का जो इनएबिलिटी है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। मींस कि अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही थी उस डायरेक्शन में अभी भी मूव करना चाहती है, और यही एबिलिटी उसका क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल को देखो, जैसे कि एक कार, मान लो एक कार है, एक हमारे पास रोड है, ठीक है, ऐसा रोड है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक ऐसा कर्व रोड है, ठीक है। अब कार यहां से आया, कार, ये हमारा कार है। अब कार में जो पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, मान लो कार में जो पैसेंजर बैठे हैं, अगर कार जो होता है वो यहां पर, अब यहां पर क्योंकि रोड तो स्ट्रेट है नहीं, तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा। तो अगर ये शार्पली टर्न करता है, मींस कि यहां पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, अचानक ये अपने डायरेक्शन को चेंज करे इधर से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शार्प टर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो जब अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जो पैसेंजर उससे बैठे हैं वो जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स फील करते हैं, आउटवर्ड की तरफ जो होता है वो गिरते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे मींस कि अगर हम लेवल लैंग्वेज कहें तो आउटवर्ड जो होता है उनको झटका लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब कार जो था वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो ये बॉडी जो होता है वो बॉडी का मींस कि इस पे बैठे सारे के सारे पैसेंजर के पास जो होता है वो इस डायरेक्शन में इनर्शिया था, ठीक है, इस डायरेक्शन में इनर्शिया था। बट जैसे ही अपना डायरेक्शन चेंज किया तो बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती है, क्योंकि बॉडी के पास है इनर्शिया पर डायरेक्शन, बट ये कार तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। और अगर सडनली करेगी, शार्पली टर्न लेगी, तो बॉडी जो होता है वो अपने इस एबिलिटी को, इस अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का इस्तेमाल करती है और डायरेक्शन के चेंज को अपोज करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हर एक पैसेंजर जो होता है वो आउटवर्ड फोर्स को फील करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल यही था। अब दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि देखो, जैसे कि
अगर हम पानी में साइकिल चलाते हैं, ठीक है, मान लो कि बारिश होता है और हम क्या कर रहे हैं, पानी पे साइकिल चला रहे हैं। तो जब पानी में साइकिल चलाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि देखना, तो टायर में हमें क्या पता है, पैचेज होते हैं, मीन्स कि छोटे 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 क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, पैचेज होते हैं। तो ये जो टायर के ये जो पैचेज होते हैं, ठीक है, जैसे ही पानी में आते हैं तो पानी उसके अंदर क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। जब पानी उसके अंदर भर जाता है तो वो क्या करता है, जब चक्का जो होता है वो जब आगे उसकी चक्का क्या करेगा, चक्का तो सर्कुलर मोशन करेगा, चक्का कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मान लो कि कुछ वाटर जो होता है वो जो टायर से अटैच जो कुछ वाटर होता है, ठीक है, यहाँ पर टायर से जैसे ही हम पानी में साइकिल चलाते हैं तो जो टायर के पैसेज होते हैं उसमें पानी जब भर जाता है, ठीक है, और वो पानी जो होता है वो टायर के साथ सर्कुलर मोशन करना चाहता है। अब क्योंकि ये जो एसोसिएशन है, पानी जो होता है वो टायर के पैसेज में परमानेंटली तो फिक्स हुआ नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, कांटेक्ट छूटेगा पानी का, और जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा तो मान लो कि यहाँ पर अगर कांटेक्ट छूटा तो वाटर जो होता है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगी, वाटर जो होता है वो वाटर इस डायरेक्शन में छूटने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जांपल है जिसको हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वाटर में हम अगर साइकिल चलाएं तो पानी जो होता है, पानी का छिटका जो होता है पीछे की तरफ टेंजेंशियली पानी का छिटका पड़ता है, ठीक है। साइकिल का और स्पीड करोगे तो छिटका का डायरेक्शन जो होता है वो भी चेंज करेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर स्पीड करोगे तो वो बंदा जो कि साइकिल के पीछे की ओर बैठा है तो सारे के सारे छिटके जो होते हैं वो उस पर पड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण पानी जहां कांटेक्ट छोड़ा उसी डायरेक्शन में आगे मूव करना चाहता है, ठीक है। इसको हम रस्सी के टूटने से भी, जैसे कि मान लो कि हमने क्या, एक बॉल को हमने क्या किया, रस्सी से बांध दिया, एक बॉल को रस्सी से बांध के जो होता है वो हम ऐसे से घुमा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि सर्कुलर मोशन में ऐसे से घुमा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो होता है वो हमारा रस्सी टूट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रस्सी अगर टूट गया तो बॉल जो होता है वो, तो क्या बॉल अभी भी सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं, बॉल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। अब बॉल जो होता है वो टेंजेंशियली इधर की ओर मूव करेगा और यहाँ पर कहीं आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जब बॉल यहाँ पर था तो यहाँ पर बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। अब जैसे ही रस्सी टूटा तो इसको वो फोर्स जो इसका डायरेक्शन चेंज करी थी वो फोर्स तो गायब हो गया, ठीक है। इसकी टेंशन इसका डायरेक्शन चेंज करी थी, अब टेंशन तो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो टेंशन जब डिसअपियर हुआ तो ये बॉडी जो होता है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर बॉडी जो होता है वो इसको टेंजेंशियली बॉडी जो होता है वो फेंका जाता है और ये डायरेक्ट यहाँ पर नीचे पे टेंजेंशियली आके फॉल डाउन करता है, ठीक है। तो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। गाइस, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।